आर्टिकल 370 हटने के बाद धीरे धीरे जम्मू कश्मीर की हिफाजत वजारत दाखिला की निगरानी में चल रही है। इसी कड़ी में आज CISF ने जम्मू एयरपोर्ट को अपनी निगरानी में ले लिया। पहले से ही 62 एयरपोर्ट की निगरानी कर रहे CISF को नई जिम्मेदारी मिलने पर वहां का जायजा लिया गया। इस दौरान एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत के इस फैसले से मुसाफिरों की हिफाजत के अच्छे इंतजाम होंगे। वाज़ेह रहे कि एयरपोर्ट की हिफाजत की जिम्मेदारी CISF की एविएशन सिक्योरिटी देखती है, जिसके पास ऐसे कामों का बेहतर तजुर्बा भी है। CISF का जो एविएशन सिक्योरिटी ग्रुप है, जो कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी में एक्सपर्टीज़ है और उसको हैंडल करता है, तो हम अभी तक ऑलरेडी 62 एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी मैन कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए अभी लेटेस्ट एयरपोर्ट जो है आज से हमने टेक ओवर किया है। तो हमको अलग अलग एयरपोर्ट्स में एक्सपीरियंस है, अलग अलग सिक्योरिटी सिनेरियोज़ को हैंडल करने का। हमारे जवान वेल ट्रेंड है, हमारे SOPs क्लियर हैं, सबको अपने अपने ड्यूटीज़ के बारे में पूरा ज्ञान है। तो आई एम वेरी श्योर एंड कॉन्फिडेंट कि हम जम्मू एयरपोर्ट में भी बढ़िया किस्म की सिक्योरिटी दे पाएंगे। MHA जो हमारे मिनिस्ट्री है, उसके डायरेक्शंस पे हमारा डिप्लॉयमेंट होता है। जैसे बोला जाता है किसी एयरपोर्ट को टेक ओवर करने के लिए, तो इसी क्रम में MHA के डायरेक्शंस पे हमको ये 3 एयरपोर्ट्स भी इंडक्शन के लिए दिए गए हैं। उसी कड़ी में सबसे पहले अभी पिछले हफ्ते हमने श्रीनगर एयरपोर्ट का इंडक्शन किया है, आज जम्मू का, और जल्दी हम लोग ले एयरपोर्ट पे भी डिप्लॉय होंगे। तो CISF इंडक्शन हुआ, पैसेंजर सिक्योरिटी डेफिनेटली वी होप इट विल बी एनहांस as decided by MHA, and all the airports in J&K is going to be introduced with the CISF security. Definitely the security will be definitely improved with CISF, more specialized, more dedicated, and they will definitely they are expert in aviation security. They are already handling 62 airports, so this is the 63rd airport. So we hope things will definitely improve. Passenger will be safe to fly. This is a hypersensitive airport. More thrust will be given upon security. So CISF, we feel they are more equipped on this from surveillance point of view, from frisking point of view, and from peripheral guarding. So they will do. और किश्तवाड़ के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजेंद्र सिंह तारा ने कोरोना वायरस के खतरात को ध्यान में रखते हुए जिला इंतजामिया के एक साथ मीटिंग की और तैयारियों का जायजा लिया। मीटिंग में जिला के आला अफसरान मौजूद रहे। मीटिंग में चीफ मेडिकल अफसर, मेडिकल एक्सपर्ट और डॉक्टरों ने कोरोना वायरस के बारे में तफसीली जानकारी दी। वायरस की अलामत, इससे फैलने की वजह और रोकथाम के बारे में भी बताया गया। माहिरीन ने बताया कि खांसते और छींकते वक्त निकलने वाली वाटर ड्रॉप से इसके फैलने का सबसे ज्यादा खतरा होता है। माहिरीन के मुताबिक इसकी अलामत आम वायरल की तरह ही है, लेकिन इसके नतीजे बेहद संजीदा हैं। मीटिंग के दौरान कोरोना से बचने के लिए एहतियात पर जोर दिया गया। साथ ही DDC ने CMO को फौरी तौर पर 20 बेड का आइसोलेशन वार्ड और स्पेशल ICU का इंतजाम करने के अहकाम जारी किए। साथ ही किश्तवाड़ में बाहर से आने वाले मुसाफिरों की जांच के ऑर्डर भी दिए गए। और जहां सरकार सेहत के हवाले से बड़े बड़े दावे कर रही है, तो वहीं आज भी कई इलाके इन सहूलियात से महरूम हैं। जनूबी कश्मीर के कुलगाम के दमहाल हाजीपुरा में 15 साल पहले महकमा सेहत ने एक फैमिली हेल्थ सब सेंटर तामीर किया, जिस पर लाखों की रकम भी खर्च की जा चुकी है। लेकिन 15 साल गुजर जाने के बाद भी गांव को सेहत का अमला नसीब नहीं हुआ है, जिसके इंतजाम में आज भी इलाके के लोग हैं और इंतजार किया जा रहा है। हैरान कुन बात यह है कि महकमा सेहत कुलगाम के चीफ मेडिकल अफसर को मीडिया ने जब इस बात की इत्तला दी तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से ही इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने ऑफ द कैमरा बताया कि हमारे पास इस तरह के किसी भी हेल्थ सेंटर का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। कुलगाम में वाक़े इस हेल्थ सेंटर के लिए जिस कुनबे ने ज़मीन दी थी, उन्हें सरकारी मुलाजमत का वादा किया गया था, लेकिन वो कुनबा भी अभी इसके इंतजार में बैठा है। 2004 में ये बिल्डिंग बनी हुई है। 2004 से हम आज तक देखते रहे अस्पताल आएगा अभी तक आया ही नहीं है। इसके ऊपर पैसे भी बहुत खर्च किया है और जिम्मेदारों ने ज़मीन भी छोड़ी है। उस वक्त उन्होंने बताया उसको नौकरी देगा, नहीं नौकरी मिली है, नहीं अस्पताल खुला आज तक। बहुत से महकमों में गए मगर कहीं पे किसी ने इसका नाम नहीं लिया। हमें 10 किलोमीटर जाना पड़ता है जयपुरा, यहाँ गाड़ी भी नहीं हमें मिलती है, मगर यहाँ तो किसी महकमे ने ये जिम्मेदारी नहीं ली, हमने ये बिल्डिंग बनाई है।
आलमी यौम ख्वातीन पर जम्मू के अमेरिकन आर्कनोलॉजी इंस्टीट्यूट की तरफ से एक अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसमें ख्वातीन को कैंसर और कोरोना वायरस के तई बेदार किया गया और उसके बचाव के बारे में जानकारी दी गई। प्रोग्राम में साबिक नायब वज़ीर आला कविंद्र गुप्ता बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे थे। तकरीब के बाद कविंद्र गुप्ता ने कोरोना वायरस पर कहा कि सरकार इसको लेकर हर जरूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने लोगों से भी एहतियात बरतने की अपील की। उन्होंने प्राइमरी स्कूल में छुट्टियां देने पर कहा कि ये सहूलत के तौर पर जरूरी कदम था। आज सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मुझे लगता है कि निश्चय ही ये जो चैलेंज हमारे सामने आया है, ये भारत में कम से कम ना फैले, उसके लिए बहुत ज़रूरत है कि हर व्यक्ति अपने शहर में, और ये जो वुमेन डे पे ये कार्यक्रम किया जा रहा है और वाकई में ही ये लाभपूर्ण सिद्ध होगा और मैं सभी के स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। और बांदीपुरा में वुलर झील के पास जलवान लाहरपोरा में नाला मधुमती में 2 लड़के डूब गए, जबकि एक लड़के को बचा लिया गया और एक दीगर लापता है। मकामी लोगों ने एक लड़के को बचाया है। बताया जा रहा है कि वो सीढ़ियों से फिसलते हुए जलवान के नाला मधुमती में चला गया था और ये वाकया कश्मीर के बांदीपुरा जिले में शनिचर की सुबह पेश आया। तफ्तीश करने पर इनका शनाख्त अब्दुल खालिद का बेटा वसीम अहमद मल्ला और बिलाल अहमद डार बिन अब्दुल अजीज डार के तौर पर हुई है और ये दोनों लाहरपोरा बांदीपुरा के रहने वाले हैं। ये दोनों रेत निकालने आए थे, तभी इसमें गिर गए और हादसे के फौरन बाद मकामी लोगों ने राहत रसानी का काम शुरू किया था, जिसमें से बिलाल को मकामी लोगों ने बचा लिया, जबकि वसीम अभी भी लापता बताया जा रहा है। नाला मधुमती में लापता लड़के की तलाश की जा रही है। श्रीनगर के खनियार इलाके के शीशगारी मोहल्ले में एक घर में भयानक आग लग गई, जिसमें झुलसकर घर के 3 लोगों की जान चली गई। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। श्रीनगर के खानियार इलाके के शीशगरी मोहल्ले में आतिश जदगी ने एक फैमिली को बड़ी बेदर्दी से जलाकर राख कर दिया। मरने वालों में जावेद अहमद हक्काक और उनकी अहलिया सोफिया और 3 साल की बेटी हफ्सा भी शामिल है। इस हादसे के बाद इलाके के लोग सकते में हैं और हर तरफ गम का माहौल है। पड़ोसियों के मुताबिक जावेद अहमद की अहलिया अपनी छोटी बच्ची को नीचे ले गई। जब वो वापस दूसरी बच्ची को बचाने गई तो लौट कर नहीं आई। पड़ोसियों ने इस खानदान को बचाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भड़की हुई थी कि कोई भी आग की इस जंग से लड़ नहीं पाया। एक्चुअली इसकी वजह क्या है वो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि रात के 1:30 बजे थे या 1:15 बजे थे। जब शोर थोड़ा एक बच्ची की रोने की आवाज़ आई तो एक पड़ोसी जाग गया, फिर उसने थोड़ा शोर मचाया तो हमने देखा कि आग बहुत है। थोड़ा सा बजे का मैं टमरी है, बाथरूम रह गया रात का 1 बजे रात का, तो नाये का मोहल्ला वाली का खड़ा है, बस पंगर आधा घंटे के बाद की सबका चला गया। इस खानदान में 4 लोग थे, उनमें से 3 की मौत हो गई है। एक छोटी सी बच्ची इस वारदात में बच गई है, लेकिन वो हमेशा के लिए माँ बाप के साये से महरूम रह गई है। महलूकीन के रिश्तेदारों का कहना है कि इस वारदात ने जो जख्म और गम दिए हैं वो कभी नहीं भर पाएंगे। गम-अंदोह के आलम में रिश्तेदारों का भी बुरा हाल है। कार्रवाई भी जो होना चाहिए ज़रूरी। ये किसने किया ये हरकत? ये बहुत शरीफ लोग हैं, इधर पड़ोसी है, ये क्यों हो गया ये बात? इनके साथ क्या हो गया? ये मकान बनाता है, इधर बोलता है ये इसको बनाना नहीं देता है, कुछ नहीं करता है। हम पड़ोसी, ये कमज़ोर आदमी है, पता नहीं है किसने किया ये इसके साथ ये हरकत। तो आप मानते हैं कि आग की वजह जो है शॉर्ट सर्किट ही नहीं है, कुछ और भी हो सकता है? और भी हो सकता है, और भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। इस वारदात के बाद इलाके के लोग सकते में हैं, कुछ बोलने से कतरा रहे हैं, लेकिन इस घर के पड़ोसियों ने सरकार से गुहार लगाई है कि जिंदा बची मासूम के लिए सरकार कोई इमदाद मुहैया कराए, आगे की पढ़ाई और जिंदगी उसकी चलाने के बंदोबस्त किए जाएं। जबकि श्रीनगर के दूसरे इलाके के लोग इस वाक़े के बाद गम में डूब गए हैं और किसी को भी यकीन नहीं आता कि इस वारदात में पूरा एक कुनबा इस दुनिया में नहीं रहा। रात को हमको 2 बजे फ़ोन आया, उनको आग लगी है, इसके वजह से हम फिर उसी वक्त हम यहाँ आए तो उस वक्त वो डेड हो गई हो तीनों, खाली एक बच्ची बची है, बस कुछ नहीं बता सकते हैं क्या। अभी पुलिस ले रहे हैं रिपोर्ट, अब देखिए। खानियार इलाका काफी तंग और कंजेस्टेड है, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड को भी काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। वहीं पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया है और अपनी जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और कश्मीर में बड़ी तादाद में किसान बागबानी के पेशे से जुड़े हुए हैं और यही वजह है कि वहाँ फ्रूट इंडस्ट्री खूब फल फूल रही है। लेकिन बागवानी महकमे का कहना है कि कश्मीर की तरह जम्मू भी फ्रूट इंडस्ट्री के तौर पर उभर सकता है। महकमे के अफसरान का कहना है कि जम्मू में मौसम के मुताबिक लीची, अमरूद के अलावा कई और फलों की खेती बड़े पैमाने पर की जा सकती है और इससे किसान बेहद मुनाफा भी कमा सकते हैं। महकमे ने जम्मू के किसानों से फलों की खेती की तरफ रुख करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर जम्मू में किसान फलों की खेती करे तो अगले कुछ सालों में जम्मू फ्रूट इंडस्ट्री के रूप में उभर सकता है और इसके लिए महकमा किसान की हर तरह से मदद भी की जाएगी। कुछ ब्लॉक हैं हमारे जिनमें इस वक्त ये खोड़ है, ये मड ब्लॉक है, यहाँ पे लीची का अच्छा स्कोप है और लोग अच्छी लीची चला रहे हैं। आने वाले वक्त में जैसे आपने इस साल भी देखा होगा कि ये जो हमारी पैडी की क्रॉप है वो लोगों के जो हमारे लेबर प्रॉपरली ना आने की वजह से पैडी क्रॉप को भी नुकसान पहुंचा है। तो ये कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जैसे पैडी की होगी, वेजिटेबल्स होगी, ये लेबर इंटेंसिव क्रॉप है, इसमें लेबर ज़्यादा लगती है। तरक्की पसंद काश्तकारों को काश्तकारी के जदीद तरीक़ाकार से आगाह करने के लिए गांधरबल के जिला तरक्याती कमिश्नर शफकत इकबाल ने महकमा हार्टिकल्चर के ज़ेरे एहतमाम MIDH स्कीम के तहत काश्तकारों की नुमाइश के सफ़र पर रवाना किया, जिसका मकसद बागवानी में नई तकनीक का इस्तेमाल करके बागवानी और ज़राअत को फ़रोग़ देना है, जिसमें नए बागों को लगाना और मयारी फल और पौधों को बढ़ाना है। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट से, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से 65 फार्मर्स का ऑर्गेनाइज किया था डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर, जिनको अभी हमने फ्लैग ऑफ किया। इनको रंगरेज साइड में जाना है, वहाँ पे अच्छा लेबॉर्ट्रीज हैं वगैरह, एक्सपर्ट्स हैं, वहाँ पर ये सीखेंगे कि हमारे जो हाई वेराइटीज़ हैं वगैरह उनमें क्या क्या नई टेक्नोलॉजी, नई इंप्रूवमेंट्स क्या आती हैं। और पुंछ जिले की मंडी तहसील के गांव सेढ़ी ख्वाजा के गांव वालों ने गांव में बिजली की अदम सप्लाई, खुले में लगे बिजली के ट्रांसफार्मर, पेड़ों से बंधी तारों और 2 महीने से ज्यादा किराए के बिल भेजे जाने को लेकर बिजली इंतजामी के खिलाफ एहतजाज किया। इस दौरान मुजाहिरीन ने इस बात का इल्ज़ाम भी लगाया कि बार बार महकमे के आला अफसरान और तहसील इंतजामिया से गुहार लगाने के बाद भी ना तो बिजली की मुनासिब सप्लाई की मांग हुई है और इस बीच 2 महीने से हर घर को 4 गुना ज़्यादा किराए के बिल भेजे जाने लगे हैं, जिसका बिल पहले 108 या 110 रुपये आता था, अब उसका बिल 400 या 475 तक आ रहा है। ऐसे में मुजाहिरीन ने कहा है कि इस एहतजाज के जरिए से जिला तरक्याती कमिश्नर और LG से मांग करते हैं कि एक गाँव में बिजली के ढांचे और सप्लाई में सुधार कराया जाए और दूसरा इतने ज़्यादा बिल भेजने की जाँच भी की जाए। ये बिजली है ही नहीं। जब बिम्बर गली थोड़ा सा बारिश हो जाए तो बिजली पहले कटौती हो जाती है। इसके बारे में हम ये सकते हैं कि 108 110 रुपये हमें आता था बिल, आज 375 रुपये हमें बिल आता है। गरीब है तो उसकी वजह से ये बिल उतना नहीं दे सकते। महीने पहले हमें 108 110 रुपये बिल आता था, लेकिन इन दिनों हमें 373 375 रुपये बिल आता है और लाइट की बहुत खस्ता हालत है। 2 घंटे आती है, फिर दिन को आती नहीं है लाइट, ना रात को आती है। उससे हम स्टूडेंट लोग हैं, हम सफ़र होते हैं, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। आप ये देखिए ट्रांसफार्मर की क्या हालत है, इन लीडों की क्या हालत है। अगर कोई बच्चा यहाँ पे लग जाएगा तो बेचारे की जान भी चली जाएगी। उधर तो ये इस तरह से तहसील के लोगों ने कहा है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। श्रीनगर इंतजामिया ने माजूर तलबा के लिए पेंटिंग कंपटीशन मुनाकिद किया। इस मौके पर दर्जनों माजूर तलबा ने अपने फ़न की नुमाइश भी दिखाई। इस दौरान वो काफ़ी खुश नज़र आए। तलबा ने इंतजामिया के इस कदम की तारीफ़ करते हुए नेक ख्वाहिशात पेश की। पेंटिंग तकरीब के बाद उसातिज़ा ने इंतजामिया से ऐसी तकरीबात रियासतगीर पैमाने पर करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि इससे माजूर तलबा का जहाँ हौसला बढ़ेगा, वहीं उन्हें आम बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का मौका भी मिलेगा। आए थे यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव पेंट ये थी, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। किस तरह का कंपटीशन था सर? ये पेंटिंग कंपटीशन था सर। पेंटिंग कंपटीशन हमें बहुत डिसेबल बच्चों के लिए। मैं भी हैंडीक्राफ्ट हूँ, मैं बारामूला में रहता हूँ, वहीं से बारामूला से आया हूँ यहाँ पे। आज बारिश सर्दी आई तो आज हमें बहुत मज़ा भी आया यहाँ पर। यहाँ पर थोड़े से डिसेबल बच्चे भी हैं, उन लोगों ने भी बहुत पेंटिंग की। अच्छा, तो किस तरह की पेंटिंग्स की है? हाँ,
मैंने एक स्कूल बनाया, उसमें मैंने थोड़े से डिसेबल बच्चे भी बनाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज। डिसेबल जो बच्चे बहुत सारे, किसी को टांग में प्रॉब्लम है, किसी को हाथ में, हम सब बच्चों ने इसमें शिरकत की और पार्टिसिपेट किया। और किस तरह की पेंटिंग आपने की और कितना एंजॉय आपने किया? हमें बहुत एंजॉय किया पेंटिंग बनाने में और मज़ा भी बहुत। ऐसे प्रोग्राम इतने ही नहीं, यहाँ तक महदूद नहीं। मैं तो कहती हूँ कि जो हमारी तहसील है, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंशाल्लाह ताला ऑफिस में जाके हम भी कोशिश करेंगे कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं वो इस तरीके के कंपटीशन करवाते रहें। और इसके बाद भी जो बच्चे पेंटिंग के साथ साथ और भी कुछ जानना चाहते हैं, क्ले मॉडलिंग का है और भी है, पेपर फोल्डिंग है, तो छोटे छोटे बच्चे ये सब कुछ दिखा सकते हैं और उनके पार्लर में बैठ के वो सब चीज़ें कर सकते हैं, जो समाज के लिए आगे बढ़ने के लिए भी बहुत ज़रूरत है। और समाज, हमारी सोसाइटी भी इससे अच्छी बनेगी जब हम इक्वल चलेंगे। देखिए, हमारा मकसद ही यही है। हम चाहते हैं कि जो चिल्ड्रन में डिसेबिलिटी है उनमें बिल्कुल इक्वल एबिलिटी होती है एज़ कम्पेयर टू दी अदर चिल्ड्रन। सो जैसे जहाँ पे हम इंक्लूजन की बात करते हैं, जैसे कि एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठे, एक ही सोशल इंटरेक्शन हो इनकी, तो हमारा बेसिकली इसमें मकसद ये भी था, क्योंकि विंटर्स है, चिल्ड्रन में डिसेबिलिटी को बहुत कम मौका मिलता है घर से बाहर निकलने के लिए और किसी भी सोशल इंटरेक्शन में उनको कम मौका मिलता है। तो हम चाहते थे कि इस पेंटिंग कंपटीशन के ज़रिए हम एक ही इकट्ठा करें इन सब बच्चों को, चाहे डिफरेंट वेरियस फील्ड से थे, और एक ही जगह मिलकर ये अपना शोकास, अपना टैलेंट कर सकें। सिंध फॉरेस्ट डिवीजन और ग्राम पंचायत के इश्तिराक से शजरकारी मुहिम चलाई गई। इस मुहिम में गांव के पंच, सरपंच, मकामी लोगों और स्कूल के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। देवदार, काली और चिनार के 300 से ज्यादा पौधे लगाए गए। इस शजरकारी मुहिम में कसीर तादाद में लोगों ने हिस्सा भी लिया। पेड़ लगाने थे पूरे जम्मू एंड कश्मीर में, जिसमें से अभी तक 36 लाख के करीब लग चुके हैं और बाकी जो हैं मार्च के महीने में लगने वाले हैं ऑल जम्मू और कश्मीर में भी। तो उसके तहत हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं वो आजकल एक प्लांटेशन कैंपेन स्टार्ट किया है, प्लांटेशन ड्राइव्स कर रहे हैं। यौम शजरकारी मुहिम के मौके पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बांदीपुरा की जानिब से शजरकारी मुहिम चलाई गई, जिसमें तलबा और मकामी लोगों ने हिस्सा लिया और मुख्तलिफ मकामात पर पौधे भी लगाए गए। और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम पेड़ लगाते हैं। अब ऐसी रिक्वेस्ट जो हमारा ये इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल है इनकी तरफ से आई है, क्योंकि ये शायद इनका पहला साल है, तो उनको मुबारकबाद देता हूँ इस इनिशिएटिव के लिए। तो उनने ये इनिशिएटिव लिया है, तो इन कोलैबोरेशन विद देम वी हैव जस्ट प्रॉमिस्ड देम टू प्लांट अराउंड 1000 ट्रीज। और माता वैष्णो देवी के भक्तों ने रकम की तारीख गुज़िश्ता 5 सालों के मुकाबले में बीते 2 महीने में 1,37,000 ज्यादा अकीदतमंदों ने किए मां वैष्णो देवी के दर्शन। और बीते जनवरी और फरवरी में मां वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले अकीदतमंदों की तादाद ने पहले 5 सालों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। वहीं माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से दर्शन के लिए पहुंच रहे लाखों भक्तों के लिए पहली बार सांझी छत में प्रसाद सेवा भी शुरू की गई। मुल्क के कई बड़े मंदिरों की तर्ज पर अब वैष्णो देवी के भक्तों को भी हलवा, चने और चाय प्रसाद में मिलेगा। माता वैष्णो देवी जी के मंदिर के पास बने सांझी छत में श्राइन बोर्ड की ओर से प्रसाद सेवा शुरू की गई है। श्राइन बोर्ड की ये प्रसाद सेवा 24 घंटे रहेगी। श्राइन बोर्ड का दावा है कि अकीदतमंदों के लिए इस खदमात को शुरू करने का मकसद आम श्रद्धालुओं तक माता के प्रसाद को पहुँचाना है और साथ ही वो श्रद्धालु जो थोड़ा बजट लेकर माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं उनके लिए खाना दस्तयाब करवाया जाए। माता के प्रसाद को लेने के लिए अकीदतमंदों की अच्छी खासी भीड़ प्रसाद भवन में जुट रही है। इससे पहले माता वैष्णो देवी के नए बने ताराकोट मार्ग पर श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त लंगर की सेवा भी शुरू की गई थी। तो आते हैं उनको श्राइन बोर्ड की तरफ से भोजन की व्यवस्था की जाए। सांझी छत पे जो है ये शुरुआत की गई है, जिसके अंदर की जो प्रसाद है हलवा, चना अवेलेबल रहता है हर यात्री के लिए, उसके साथ में चाय अवेलेबल करवाई गई है। ये 24/7 चलता है। बड़ा ही मतलब मॉड्यूलर किचन उसका बनाया गया है, पूरे हाइजीन के साथ में तैयार होता है और वहाँ पर जितना मटेरियल यूज़ होता है वो पूरा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल है, किसी भी तरीके का प्लास्टिक यूज़ नहीं होता है और बड़े ही हाइजीन तरीके से वहाँ बनाया जाता है।
और खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट्स का इफ्तिताह मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग में किया। इस तकरीब में एलजी की मुशीर फारूक अहमद खान ने भी शिरकत की। इसके अलावा इस प्रोग्राम में यूथ सर्विसेज और खेल के सेक्रेटरीट हाफिज सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल डॉक्टर नसीब जावेद, डीसी बारामूला और दीगर अफसरान मौजूद रहे। इस मौके पर मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि ये दुनिया की जन्नत है और गुलमर्ग विंटर स्पोर्ट्स गेम का मरकज बन जाएगा। खुश है कि ये जो इवेंट है एक नेशनल लेवल का इवेंट है, हमारी अपनी यूटी में हो रहा है, बस हमें दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आना है और यहाँ पे एक नेशनल लेवल का इवेंट होता है। ऐसे इवेंट्स के लिए बहुत सारे गेम्स में एक दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है, लेकिन हम काफ़ी ज़्यादा लकी है कि हमें अपनी ही यूटी में ये इवेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। ये ऐतिहासिक है क्योंकि ये पहली बार हुआ है और अब से ये हमेशा रेगुलर होने वाला है। देखिए, उसके बाद में मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम विंटर गेम्स को और प्रमोट करेंगे। यहाँ आज जो नज़ारा देखने को मिला, मैं गुलमर्ग से आपके माध्यम से देशवासियों को मैं बताना चाहता हूँ, आप यहाँ आइए और आज़ादी के इतने साल बाद आज भी जम्मू कश्मीर के कई गांव ऐसे हैं जहां तक बुनियादी सहूलत नहीं पहुंच पाई है। आज हम आपको एक ऐसे ही गांव के बारे में बताएंगे जो पीने के पानी की किल्लत से परेशान है और आए दिन पाकिस्तानी गोलीबारी से पानी की पाइपलाइन टूटने से ख्वातीन को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है। जम्मू के कुछ गांव आज भी ऐसे हैं जो आज़ादी की तकरीबन 8 दहाइयों के बाद भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां आज भी पीने की पानी की किल्लत है। कई गांव आज भी ऐसे हैं जहां लोग सड़कों से महरूम हैं और कई परेशानियों का सामना आज भी करना पड़ता है। पुंछ जिले में भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान सरहद पर वाक़ई केरनी सेक्टर के पहाड़ी गांव डोकरी के रहने वाले गुज़िश्ता कई दिनों से पीने के पानी से महरूम हैं। लोग पानी की किल्लत से बुरी तरह से परेशान हैं। गांव के ख्वातीन को अपने घरों से काफी दूर पर जाकर सड़क किनारे टूटे हुए पानी के पाइप से थोड़ा थोड़ा पानी बामुश्किल मिल पाता है। ख्वातीन को पानी के बर्तन के साथ लंबे वक्त तक इंतजार करना पड़ता है, जिसे लेकर ख्वातीन ने अपने गुस्से का इजहार किया। गांव के लोगों ने बताया कि डोकरी के वार्ड नंबर 6 और 7 में पानी की भारी किल्लत है, जिसके लिए अफसरान को कोई न कोई कदम उठाना चाहिए। 4-5 दिन हुई है, कोई पानी नहीं आना। इतना तो कराड़े जिन्हें पानी से नहीं चौकीदार है था, ऐसा चौकीदार रखना हाथ से पानी है इतनी भरिया था पानी चौकीदार है तू बना ले कोई पानी छानी नहीं ऐसे रोज जिन्हें 4-5 दिन ये पानी नहीं आया। पहले जिन्हें इतना तक आना साढ़े 15 महल पानी शुरू नहीं आना। 2 महल वार्ड नंबर 6 है, वार्ड नंबर 7 है, इसमें पानी की बहुत प्रॉब्लम है। तो हमारे सर यहाँ पे आए, वो देखे पानी के हालात, तो बहुत अच्छे ऑफिसर हैं। पीएचई महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजेंद्र शर्मा का कहना है कि डोकरी गांव पहाड़ी पर गांव ऊंचाई पर वाक़ई है, जहां पर हर दिन पाकिस्तान की जानिब से गोलीबारी की जाती है, जिसमें पानी की सप्लाई की पाइप टूट जाती है। इन्हें दोबारा से ठीक करवाने के लिए 4 से 5 दिन का वक्त लग जाता है और तब तक पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। डोकरी के लोगों को पानी की किल्लत से निजात दिलाने के लिए नए प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद भी रखा गया, जिसमें करीब 3 करोड़ 98 लाख रुपए खर्च होने हैं और जिसका काम लगातार जारी भी है। साथ ही उन्होंने बताया कि वो पानी की सप्लाई के पाइप को भी दूसरी तरफ से गांव तक लेकर जाएंगे ताकि उनको गोलीबारी से नुकसान ना हो। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने में 3 से 4 महीने लग जाएंगे। कि बिल्कुल एडजस्टेंट है, ये 5-6 किलोमीटर की रेंज में ही आता है, पर ये काफ़ी हायर कंटूर पे सिचुएटेड है और इसकी जो फीडिंग है इस एरिया में जो पानी सप्लाई हमारी होती है, एक बॉर्डर पे हमारा एक चश्मा है वो हमने टैप किया हुआ है और ये वाली जो लाइन है ये हायर कंटूर पे हमारी ग्रेविटी लाइन आती है, मतलब फायरिंग रेंज में है और ये हर दिन, हर दूसरे दिन, तीसरे दिन ये डैमेज होती है। हम इसको ठीक करते हैं या फिर डैमेज होती है, क्योंकि लगातार फायरिंग 6 महीने से चल रही है, पिछले आप देख रहे हैं। ये तो हमने आपको एक गांव की कहानी दिखाई है, लेकिन ऐसे न जाने आज भी कितने गांव हैं जो बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं और हुकूमत की नजरअंदाजी का शिकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।